ओके, अब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की वेरियस पावर्स एंड फंक्शंस को अंडर डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो लाइज अंडर ऑल द 7 कैटेगरीज। मींस प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। लेकिन गवर्नर के पास सिर्फ 4 कैटेगरीज ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, financial power and judicial power. Governor does not have diplomatic power, no military power and have no emergency पावर। पहला पॉइंट तो यही क्लियर है कि गवर्नर के पास सिर्फ 4 कैटेगरीज ऑफ पावर है। लेकिन एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेसिडेंट के पास 7 कैटेगरीज ऑफ पावर है तो प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो गवर्नर is more powerful in comparison to the president with respect to his council of ministers। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास इंडिविजुअल डिस्क्रेशन भी होती है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं होती है और प्रेसिडेंट को हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ता है। लेकिन गवर्नर बहुत सारे सिचुएशंस में विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी काम करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि गवर्नर इज मोर पावरफुल विद रिस्पेक्ट टू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। और इस डिस्क्रेशनरी पावर को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट अभी के लिए कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ओके, नाउ कम्स द पॉइंट कि हर एक जो पावर कैटेगरी है उसका क्या मीनिंग है। देखो, वन लाइनर डिफरेंस आई हैव मेंशन्ड इन दिस टेबल। हर एक टाइप की जो पावर्स हैं लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका भी डिटेल कंपैरिजन मैंने टेबल्स में दिया हुआ है। लेजिस्लेटिव पावर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वो भी डिटेल में है। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, देन जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन जल्दी जल्दी देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में क्या कंपैरिजन है। देखो, एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, लाइकवाइज गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं यूनियन लेवल पे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, एज पर द आर्टिकल 77। लाइकवाइज स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर और बाकी मिनिस्टर्स को ऑन सीएम्स एडवाइस इन द स्टेट। फिर मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लाइकवाइज स्टेट लेवल पे जो पैरेलल अपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइक एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर एट द स्टेट लेवल। अब देखते हैं कहाँ वेरिएशंस हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर चांसलर का काम करते हैं ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, अपॉइंट द वाइस चांसलर्स। ठीक है, और साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट एक तरह से लिंक का काम करते हैं गवर्नमेंट के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में। तो जब ऐसा काम कर रहे हैं तो वो कैसे इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, थ्रू द पीएम। मींस वो पीएम से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं विद रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, लाइकवाइज स्टेट में गवर्नर कैन सीक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सीएम अंडर आर्टिकल 167। आर्टिकल्स पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ 78 आर्टिकल पता होना चाहिए एट द यूनियन लेवल, और उसमें 89 प्लस करते हैं तो आपका आ जाता है 167 एट द स्टेट लेवल। अब देखो और क्या क्या अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं। जो मेजर कमीशंस हैं लाइक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड जो नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के जो कमीशंस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल है उसको अपॉइंट करते हैं टू प्रोमोट द सेंटर स्टेट कोऑपरेशन अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही है, गवर्नर के पास नहीं है इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करने की। साथ ही प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट की वो एग्जीक्यूटिव पावर है। लाइकवाइज प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161, ये दोनों भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इस टेबल में भी लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इंक्लूड ऑल मेजर यूनियन अपॉइंटमेंट्स एंड पार्डनिंग पावर। ये सब एग्जीक्यूटिव पावर्स का क्रक्स है एंड डिटेल्स आर हेयर। लाइकवाइज अगर लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस। ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। सिमिलरली गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट है और ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213। 123
इज फॉर प्रेसिडेंट एंड 213 फॉर गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस। इसको अगर और डिटेल में देखे जाए तो प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, गवर्नर इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक पार्लियामेंट के हाउस को समन करना, पार्लियामेंट के सेशन को एंड करना, वो सब कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे स्टेट लेवल पे ये काम गवर्नर करते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम कौन करते हैं, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का काम गवर्नर करते हैं। अब यहाँ पे कैन डिसॉल्व द लोकसभा, राज्यसभा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व होती ही नहीं है। ठीक है, अब और क्या काम करते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से रिलेटेड, एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट की जो फर्स्ट सेशन को आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, बजट सेशन जब स्टार्ट होता है तो वो एक तरह से फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर है, वो किसके एड्रेस के साथ स्टार्ट होता है, प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ। ठीक है, और प्रेसिडेंट बीच बीच में मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं टू ईदर हाउस रिगार्डिंग ए पेंडिंग बिल। लाइकवाइज गवर्नर ये काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। अब देखो अगेन लेजिस्लेटिव पावर्स में ये चारों पॉइंट्स थे, ये पैरेलल थे यूनियन और स्टेट लेवल पे बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रिस्पेक्टिवली। अब देखो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, कहाँ पे, राज्यसभा में, ऑन द विच ग्राउंड्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ये 4 ग्राउंड्स। लाइकवाइज गवर्नर 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेवल पे अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। मतलब यहाँ पे 5 ग्राउंड्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा जब किसी और टॉपिक को लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह कवर कर रहे होंगे, उनकी मेंबरशिप वगैरह कवर कर रहे होंगे, तब नहीं भी किया है तो कीप इन माइंड कि जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं 1/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके 5 ग्राउंड्स है। डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिस्क्वालीफाई एमपीज इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको गवर्नर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये पावर कहाँ पे है, ये आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में है यूनियन लेवल पे, और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ये है स्टेट लेवल पे विद द गवर्नर। देखो दोनों को कंसल्ट करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट द्वारा जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है, लाइक वेरियस ग्राउंड्स है ना, ऑन द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अनसाउंड माइंड, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं उन पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है एट यूनियन इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड लाइकवाइज द स्टेट लेवल बाय द गवर्नर। ये ध्यान रखना है कि ये डिफरेंट है फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन बाय द स्पीकर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन। ये पहले भी मैंने जब एंटी डिफेक्शन वाला टॉपिक कवर किया था लास्ट वीडियोस में, तो वहां पे काफी डिटेल में बताया था इसके बारे में, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर में एक और इम्पोर्टेंट पावर आती है ऑर्डिनेंस वाली पावर। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर इश्यू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213 एट द स्टेट लेवल। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में प्लेस करते हैं, सीएजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पुट की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह की रिपोर्ट वो गवर्नर द्वारा पुट की जाती है। अब देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि सीएजी की रिपोर्ट्स दोनों जगह है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रेसिडेंट प्लेस करेंगे पार्लियामेंट में, और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेट सीएजी की रिपोर्ट गवर्नर प्लेस करेंगे इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये पहले भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब कवर कर रही थी दैट टाइम आल्सो आई हाईलाइटेड दिस पॉइंट। अगेन आई एम मेंशनिंग कि जो स्टेट लेवल पे जो सीएजी की रिपोर्ट्स होती हैं उनको गवर्नर पुट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स का ओवरव्यू है। मींस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो एक तरह से लेजिस्लेटिव और लॉ मेकिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि लॉ मेकिंग बॉडी से रिलेटेड पावर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब था कि भाई लॉ इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड पावर्स। ओके, देन थर्ड कम्स द फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल एक फाइनेंस बिल है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लोकसभा में। ठीक है, और जैसे सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको भी कौन सेटअप करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल पे देखें तो गवर्नर क्या करते हैं, मनी बिल को रिकमेंड करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता असेंबली में, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, फाइनेंशियल पावर्स कंपैरिजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बजट बोलते हैं अंडर आर्टिकल 112 और 112, ये पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है, प्रेसिडेंट। लाइकवाइज जो स्टेट बजट होता है अंडर आर्टिकल 202,
ये लेजिस्लेचर के सामने कौन रखता है? गवर्नर। ठीक है, अब मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है मनी बिल के कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंट की बिफोर द इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा, लाइकवाइज स्टेट लेवल पे गवर्नर की। डिमांड फॉर ग्रांट्स, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड नहीं की जा सकती फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेम है गवर्नर के लिए एट द स्टेट लेवल। कंटिंजेंसी फंड है ना, कंटिंजेंसी फंड किसके अंडर होता है? कंटिंजेंसी फंड प्रेसिडेंट के अंडर होता है एक तरह से एट द यूनियन लेवल। और कंटिंजेंसी फंड से जो भी निकालना होता है उसके लिए या फिर वहां से जो भी एडवांसेस लेने होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, या फिर कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ही वहां से कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांस दे सकते हैं, ओके, फॉर द एनी इमरजेंसी केसेस। ठीक है, लाइकवाइज स्टेट पे जो कंटिंजेंसी फंड वो किसके अंडर है? गवर्नर के अंडर आता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? यूनियन लेवल पे एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट करते हैं एंड स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर गवर्नर करते हैं। तो ये फाइनेंशियल पावर्स का कंपैरिजन हो गया। देन कम्स जुडिशियल पावर्स। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जुडिशियल पावर्स में जनरली जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स हैं जुडिशरी की वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं एट द यूनियन लेवल, और जब डिस्ट्रिक्ट जजेस या फिर लोअर कोर्ट्स रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें गवर्नर का रोल होता है। तो ये पावर्स एक तरह से जुडिशियल पावर्स का एग्जाम्पल आ जाते हैं। थोड़ा डिटेल में देखें तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, और जैसे भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब गवर्नर किसी भी हायर जुडिशरी को अपॉइंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की जजेस को अपॉइंट करेंगे तो गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है। तो जो कंसल्टिंग पावर है एक तरह से ये भी उनकी जुडिशियल पावर कह सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स इन लोअर जुडिशरी में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन गवर्नर अपॉइंट करते हैं, प्रमोट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हायर जुडिशरी पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मेजर रोल प्रेसिडेंट का है, लोअर जुडिशरी से रिलेटेड मेजर रोल अपॉइंटमेंट में गवर्नर का है। एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 ये भी जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की। ये लास्ट वीडियो जब मैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेज हाई कोर्ट पढ़ा रही थी तो उस टाइम भी मैंने मेंशन की थी कि प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, ये ध्यान रखना है कि एडवाइजरी जुडिक्शन इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। जो जजेस का ओथ वगैरह है वो कौन दिलाता है? सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट के सामने दी जाती है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट किसी और को अपॉइंट करते हैं ऑन हिज और हर बिहाफ। सेम जो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी अफर्मेशन वो कौन एडमिनिस्टर करते हैं? गवर्नर। जजेस का रिमूवल प्रेसिडेंट सिर्फ रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस आफ्टर पार्लियामेंट्री एड्रेस। गवर्नर का रिमूवल में कोई रोल नहीं है। देखो अपॉइंटमेंट में तो फिर भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए उनसे कंसल्ट किया जाता है, लेकिन रिमूवल में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये बाय एंड लार्ज जुडिशियल पावर्स का एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों पावर्स थी जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के लिए अप्लाई हो रही थी तो उनका हमने डिटेल कंपैरिजन देख लिया। अब एक बार ओवरव्यू लेते हैं प्रेसिडेंट की जो रिमेनिंग पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सक्लूसिव डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर है। इसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को एट द वर्ल्ड लेवल। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन इट। अब एज ए डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट क्या क्या करते हैं? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं, यूएन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज हैं, तो वो सब नेगोशिएट और कंक्लूड किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ही इंडियन डिप्लोमेट्स को अब्रॉड भेजते हैं और जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनको रिसीव भी करते हैं। जैसे अभी का एक रिसेंट एग्जांपल दो तो आयरिस देना वाज इन न्यूज व्हेन इट वाज संक बाय द यूएस आर्मी नियर द कोस्ट ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, तो क्या हो रहा था? ये बोला जा रहा था कि दिस नेवल शिप ऑफ ईरान वाज द गेस्ट ऑफ द इंडिया बिकॉज इट्स कम फॉर द मिलन एक्सरसाइज इन द कंट्री। और वहां पे विजुअल्स काफी न्यूज में थे शोइंग दैट ये जो आयरिस देना के जो नेवल शिप के ऑफिशियल्स थे दैट वर रिसीव्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये शो करता है कि प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर है। जितने भी जो सेरेमोनियल रिसेप्शंस होते हैं फ्रॉम द अब्रोड वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब देखो नेक्स्ट कम्स द मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो एक तरह से लीगल हेड है इंटायर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के। ही इज इन द सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये है टू शो दैट देयर इज ए सिविलियन कंट्रोल ऑन द डिफेंस इन द कंट्री। हमारे इंडिया में डिफेंस कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। प्रेसिडेंट के नाम पे ही वॉर और पीस कंक्लूड होती है। जैसे मान लो इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर करेगा तो वो वॉर की डिक्लेरेशन होगी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जब
पीस कंक्लूड होगी दैट विल ऑल्सो बी कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, दो एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अप्रूवल, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह में भी पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा, उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन साइन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी जो पार्लियामेंट कहेगी उसी अकॉर्डिंग काम होगा, अल्टीमेट जो कंक्लूजन होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होगा। इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को डील करने के लिए होती हैं और ये प्रेसिडेंट के पास एक्सेप्शनल पावर्स हैं टू प्रोटेक्ट द कंट्री ड्यूरिंग extraordinary situations. National emergency under Article 352, President's rule or constitutional emergency under Article 356 और financial emergency under Article 360। ये तीनों emergencies कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी और के द्वारा डिक्लेरेशन नहीं होती, तीनों इमरजेंसीज की डिक्लेरेशन होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 की बात होती है तो गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड टू फंक्शन, तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। लेकिन फाइनली डिक्लेरेशन किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है 17 चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत, आई हैव मेड डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन वॉच द फुल वीडियो इमरजेंसी चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। देखो ये चीज हमें पता है कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111 और गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 जो भी बिल्स होते हैं यूनियन लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे रिस्पेक्टिवली, उनको अपनी असेंट देते हैं, उसके बाद ही वो बिल्स एक्ट और फाइनल लॉ में कन्वर्ट होते हैं। अब एक चीज देखनी है कि जब भी कोई बिल होता है, जैसे ऑर्डिनरी बिल की बात करें, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको एसेंट दे दें एंड देन फाइनली इट विल बी एन एक्ट, या फिर उस एसेंट को विदहोल्ड कर दें, कि मना कर दें कि भाई मेरे को इसको बिल को एसेंट नहीं देनी है, एग्रीमेंट नहीं देना है, या फिर रिटर्न कर दें बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई थोड़ा दोबारा से एक बार इसको देख लो, ऐसा करके। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस हैं। तो अब जैसे ये जब रिकंसिडरेशन के लिए अगर प्रेसिडेंट ने भेजा है तो उस कंडीशन में एक्सरसाइज किए उन्होंने सस्पेंसिव वीटो, मींस थोड़े टाइम के लिए उस बिल को एक तरह से सस्पेंड कर दिया। लेकिन फाइनली अगर पार्लियामेंट ने उसको रीपास कर दिया विद द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। मान लो जब प्रेसिडेंट ने आउटराइट मना कर दिया कि इसको एसेंट नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट वीटो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर बिल। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो का सिनेरियो बहुत कम अराइज होता है। ये सिर्फ जनरली प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए अप्लीकेबल होता है, या फिर कैबिनेट ने मान लो रिजाइन कर दिया और न्यू कैबिनेट फॉर्म होके आ गया और कैबिनेट ने फिर खुद ही बोल दिया कि भाई ठीक है, इस पर्टिकुलर बिल को इग्नोर कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं इस पे एसेंट, तब ही जाके ये एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई होती है। ठीक है, देन कम्स द पॉकेट वीटो। देखो पॉकेट वीटो क्या होती है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो में तो विदहोल्ड कर दिया, लेकिन पॉकेट वीटो में है कि कुछ बोला नहीं है प्रेसिडेंट ने, क्लियर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं कि वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, बस वो उन्होंने अपने पास अपनी पॉकेट में रख लिया है, लाइक दैट। ओके, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटो। ठीक है, कैन कीप बिल ऑन हिज डेस्क इंडेफिनिटली। इंडेफिनिटली क्यों रख पाते हैं वो अपने पास? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कह सकते हैं एक लूप होल है, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं गिवन है कि प्रेसिडेंट कितने टाइम में एसेंट देंगे, और यही चीज गवर्नर के लिए भी एप्लीकेबल है। गवर्नर के पास भी पॉकेट वीटो है, गवर्नर भी कोई भी बिल को अपनी डेस्क पे इंडेफिनिटली रख सकते हैं, और इसी चीज की वजह से बहुत बार स्टेट में गवर्नर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता है। और पीछे सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 200 एक जजमेंट भी दी थी कि गवर्नर शुड एक्ट एज सून एज पॉसिबल एंड शुड नॉट सिट ऑन द बिल्स इंडेफिनिटली। ठीक है, तो वो एक तरह से जुडिशरी का इंटरफेयर था फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वीटो भी गवर्नर उसी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट कर रहे हैं। सस्पेंसिव वीटो भी गवर्नर के लिए वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे प्रेसिडेंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स। ठीक है, लेकिन जहां पे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस थे, एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न का, वहीं पे गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस तो सिमिलर टू द प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जो 4th ऑप्शन आता है गवर्नर के पास, वो है रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रेशनरी पावर होती है गवर्नर की। गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। अब जब मान लो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 201 बिल को, तो क्या होगा कि उस कंडीशन में गवर्नर इज आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया है। तो प्रेसिडेंट विल प्रोसीड दैट बिल और प्रेसिडेंट विल टेक केयर ऑफ दैट बिल। तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइस होती है? अगेन सिमिलर चॉइस एज विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन बिल, कि वो एसेंट दे भी सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं और
रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। अब जो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि जब वो रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको रिकंसिडर करना पड़ता है बिल को विद इन 6 months। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मान लो हाउस ने 6 महीने के अंदर उसको रिकंसिडर करके भेज दिया, मान लो दोबारा पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एटसेट्रा, लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन इट। प्रेसिडेंट के पास वहां पे डिस्क्रेशन होती है। प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के केस में यूनियन बिल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एसेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट? ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स विच यू मस्ट नो विद रिस्पेक्ट टू द वीटो पावर्स। देखो, इंडिया में अभी हमने देख लिया कि कौन सी वीटोज एक्सरसाइज की जाती हैं। एब्सोल्यूट वीटो, विदहोल्डिंग द एसेंट, सस्पेंसिव वीटो जिसपे प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से लेजिस्लेचर ने ओवरराइड कर दिया और रीसेंड कर दिया उस पर्टिकुलर बिल के पैसेज को, एंड पॉकेट वीटो मींस टेकिंग नो एक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यूएसए के केस में प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो नहीं होती है। प्रेसिडेंट को यूएस में डिसाइड करना पड़ता है फॉर ए पर्टिकुलर बिल विद इन 10 days। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसए प्रेसिडेंट डज नॉट हैव पॉकेट वीटो, लेकिन उनके पास क्या है, यूएसए में एक वीटो चलती है क्वालिफाइड वीटो। और क्वालिफाइड वीटो क्या होती है कि मान लो प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, तो उस कंडीशन में लेजिस्लेचर को उस बिल को रिपास करना पड़ता है विद द हायर मेजोरिटी। जैसे इंडिया में तो रिपास किया विद द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी, और उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ती है। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट एसेंट देंगे उस पर्टिकुलर बिल को आफ्टर रिकंसिडरेशन ओनली इफ इट इज पास्ड विद द हायर मेजोरिटी। ठीक है, तो इंडिया में ये क्वालिफाइड वीटो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यूएसए में क्वालिफाइड वीटो एप्लीकेबल है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से मिले। देन एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, वहां पे कोई वीटो पावर नहीं लगती है। एज पर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ती है। जो भी अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पास होते हैं उनको एसेंट देनी ही पड़ती है। ये देखो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जांपल्स देखो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो यूज हुई है इंडिया में। लाइक राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज की विद रिस्पेक्ट टू पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। देन 1991 में आर वेंकटरमन जी थे, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज की विद रिस्पेक्ट टू सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ एमपीज बिल। देन 1986 में फेमस केस है, ज्ञानी जेल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पॉकेट वीटो एक्सरसाइज की थी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। कांग्रेस ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पास किया था, तो इस बिल को काफी क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज इट वाज लाइक की वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एटसेट्रा। तो ज्ञानी जेल सिंह ने उस बिल पे एक्ट ही नहीं किया था बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई, तो नई गवर्नमेंट ने फिर बोला कि ठीक है, इसको डिस्कार्ड ही करते हैं इस बिल को। ठीक है, तो लाइक दैट इट वाज। जस्ट आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जनरली एक्ट करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वीटोज का बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो दीज आर द केसेस व्हेन वीटो पावर वाज अप्लाइड। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि जैसे मनी बिल है, मनी बिल के केस में ये तीनों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न। क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन? बिकॉज ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जब मैं फाइनेंशियल बिल्स डिस्कस कर रही थी, तो काफी डिटेल में इस बारे में चर्चा हुई थी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं।